हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल रोशन शाह स्टडी पॉइंट पर। ये वीडियो क्लास 11th की इकोनॉमिक्स की बुक व्यष्टि अर्थशास्त्र के चैप्टर 1 का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो देख ले, उसके बाद इस पार्ट 2 को देखें। तो आज की इस वीडियो में हम आदर्शात्मक अर्थशास्त्र, वास्तविक अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम वास्तविक अर्थशास्त्र और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र को समझते हैं, उसके बाद अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। तो पहले वास्तविक अर्थशास्त्र को देखते हैं। तो वास्तविक अर्थशास्त्र होता क्या है? तो वो अर्थशास्त्र जो भूत, वर्तमान तथा भविष्य के आर्थिक मुद्दों से संबंधित होता है, वो अर्थशास्त्र जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर से संबंधित हो, वो वास्तविक अर्थशास्त्र कहलाता है। दूसरा ये कि वास्तविक अर्थशास्त्र क्या होता है कि ये क्या था, क्या है और क्या होगा के कथन से संबंधित होता है। यानी वास्तविक अर्थशास्त्र उस वर्ड से रिलेटेड होता है जिसमें अगर आ गया क्या था, क्या है और क्या होगा, इस कथन से संबंधित होता है वास्तविक अर्थशास्त्र। तीसरा ये कि वास्तविक कथन जो होते हैं, यानी क्या था, क्या है और क्या होगा, ये सत्य भी हो सकते हैं और असत्य भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। दूसरा ये कि इसके तथ्यों तथा आंकड़ों को जांचा जा सकता है, यानी कि इसको वेरीफाई किया, इसके आंकड़ों को, इसके जो आंकड़े होते हैं उसको वेरीफाई किया जा सकता है कि हाँ, ये सही है या गलत है। और इसके जो कथन होते हैं वो मूल्यांकन निहित नहीं होते हैं, यानी इनके कथनों का कोई मूल्यांकन नहीं होता, यानी कि ये जो कथन होते हैं वो बिना सोचे विचारे होते हैं। वास्तविक अर्थशास्त्र तो देख लिया, अब आदर्शात्मक अर्थशास्त्र देखते हैं कि आदर्शात्मक अर्थशास्त्र क्या होता है। तो ये वो अर्थशास्त्र होता है जिनमें आर्थिक मुद्दों पर अर्थशास्त्रियों के विचार होते हैं, या अर्थशास्त्रियों के विचार से आर्थिक मुद्दे संबंधित होते हैं, वो आदर्शात्मक अर्थशास्त्र कहलाते हैं। यानी सीधा सिंपल ये कि वो अर्थशास्त्र जिसमें आर्थिक मुद्दों पर किसी का नहीं, सिर्फ अर्थशास्त्रियों का विचार हो, वो आदर्शात्मक अर्थशास्त्र कहलाता है। ये अर्थशास्त्र क्या होना चाहिए के कथन से संबंधित होता है। वास्तविक अर्थशास्त्र में क्या था कि वो क्या था, क्या है और क्या होगा के कथन से संबंधित था, लेकिन आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में सिर्फ एक ही कथन, क्या होना चाहिए, से संबंधित होता है आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र केवल विचार दर्शाते हैं, बस थॉट दिखाते हैं, विचार दिखाते हैं कि हाँ, कि ये अर्थशास्त्रियों के विचार हैं। इसके तथ्य और आंकड़ों को जांचा नहीं जा सकता, यानी कि आदर्शात्मक अर्थशास्त्र के जो तथ्य होते हैं या जो आंकड़े होते हैं उसको जांचा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये केवल विचार दर्शाते हैं, और विचार में कोई भी कुछ भी बोल सकता है, ये इतना होगा, वो उतना होगा, ये इतना होना चाहिए, उतना होना चाहिए। तो उसके आंकड़ों को जांचा नहीं जा सकता। और इसके जो कथन होते हैं वो मूल्यांकन निहित होते हैं, यानी कि मूल्यांकन यानी सोचे विचारे होते हैं, इसलिए ये इसके में जो कथन होते हैं वो मूल्यांकन निहित होते हैं। आदर्शात्मक अर्थशास्त्र और वास्तविक अर्थशास्त्र को तो देख लिया, लेकिन अब देखते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थव्यवस्था होती क्या चीज़ है। तो अर्थव्यवस्था क्या होता है? वो व्यवस्था होती है जिसके द्वारा एक क्षेत्र के लोग अपनी आजीविका अर्जित करते हैं, वो अर्थव्यवस्था कहलाती है। यानी कि ऐसी सिस्टम, ऐसी व्यवस्था जहाँ पर कुछ एक क्षेत्र के जो कुछ लोग हैं वो अगर अपनी आजीविका अर्जित कर पाते हैं, यानी कुछ कमा धमा पाते हैं ज़िंदगी जीने के लिए, तो वो जगह क्या कहलाएगी, वो व्यवस्था क्या कहलाएगी? अर्थ व्यवस्था कहलाएगी। एक क्षेत्र के लोग के से मतलब है इसका कि यानी किस कहीं के भी, ज़रूरी नहीं है कि देश की अर्थव्यवस्था होती है, किसी गांव की भी अर्थव्यवस्था होती है, किसी ज़िले की भी अर्थव्यवस्था हो सकती है, या किसी घर की भी अर्थव्यवस्था हो सकती है, क्योंकि ये एक क्षेत्र के लोगों के बारे में बात कर रहा है जो अपनी आजीविका अर्जित करते हैं। अर्थव्यवस्था के कुछ प्रकार भी होते हैं, आइए उन प्रकारों को देखते हैं। अर्थव्यवस्था का पहला प्रकार है नियंत्रित या केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था। नियंत्रित या केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था क्या होता है, ये देखते हैं। यानी वो अर्थव्यवस्था जिसमें आर्थिक क्रियाओं पर सरकार का या किसी केंद्रीय अधिकारी का नियंत्रित होता है,
वो नियंत्रित या केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था कहलाता है। नाम से ही पता चल रहा है, नियंत्रित या केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था, यानी या तो नियंत्रित होगी या तो केंद्र यानी किसी के कंट्रोल में होगी, किसी केंद्रीय अधिकारी के कंट्रोल में होगी। और वही चीज़ यहाँ पे दी गई है कि आर्थिक क्रियाओं पर सरकार का या किसी केंद्रीय अधिकारी का नियंत्रण हो तो वो कौन सी अर्थव्यवस्था कहलाती है? नियोजित या केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था कहलाती है। नियंत्रित या केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखकर आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं, यानी जो आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं इस अर्थव्यवस्था में, वो समाज की भलाई के लिए लिए जाते हैं, ना कि किसी लाभ के लिए। दूसरा ये है कि उपभोक्ता का इसमें प्रभुत्व नहीं होता है, यानी उपभोक्ता का इसमें कोई प्रभुत्व नहीं होता। इसमें ये नहीं है कि उपभोक्ता जो चाहे वो करेगा, जो चाहे वो खरीदेगा, जो कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सरकार का नियंत्रण होता है। वो जो उपभोक्ता को देगी, उपभोक्ता को वही चीज़ खरीदनी पड़ेगी, ना कि उसके अलावा कोई दूसरी चीज़। अधिकतर संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि अधिकतर संसाधनों पर किसका नियंत्रण होता है? सरकार का नियंत्रण होता है। और इस अर्थव्यवस्था में अधिकतर वस्तुओं की जो कीमत होती है वो गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित की जाती है, सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है वस्तु की कीमतें। आखिरी ये कि आर्थिक क्रियाएं जो होती है इसमें, वो सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय होती है, यानी जो भी आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं, जो भी आर्थिक लेन देन, जो कुछ भी हो रहा है आर्थिक से रिलेटेड, वो कहाँ पे होता है? वो सार्वजनिक क्षेत्र में होता है। यानी सीधा सिंपल कहें तो वो अर्थव्यवस्था जिस पे सरकार का नियंत्रण होता है। दूसरी जो अर्थव्यवस्था है वो है स्वतंत्र या बाजार अर्थव्यवस्था। कैसी अर्थव्यवस्था होती है? तो वो अर्थव्यवस्था जिसमें आर्थिक क्रियाओं पर बाजार की शक्तियों का नियंत्रण होता है, वो बाजार अर्थव्यवस्था कहलाती है या स्वतंत्र अर्थव्यवस्था कहलाती है। इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक निर्णय लाभ को अधिकतम करने के लिए लिए जाते हैं, यानी ये वो अर्थव्यवस्था नहीं है जिसमें समाज के कल्याण के लिए आर्थिक निर्णय लिए जाएं। ये वो अर्थव्यवस्था है जिसमें लाभ को, प्रॉफिट को अधिक करने के लिए निर्णय लिए जाते हैं। और इस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता का प्रभुत्व होता है, वो अपनी पसंद की कोई भी वस्तु खरीद सकता है। ये नहीं कि केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था की तरह उपभोक्ता को वही चीज़ खरीदनी पड़ेगी जो सरकार उसे बेचेगी, ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं है। इसमें उपभोक्ता भी बिल्कुल स्वतंत्र रहता है, वो जो चाहे खरीद सकता है। और अधिकतर संसाधनों पर जनता का नियंत्रण होता है, ना कि सरकार का। वस्तु की कीमत बाजार द्वारा निर्धारित की जाती है। इस स्वतंत्र या बाजार अर्थव्यवस्था में क्या होता है? वस्तु की कीमत बाजार द्वारा निर्धारित की जाती है। और केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में क्या था कि उसमें वस्तु की कीमत कौन निर्धारित करता था? सरकार निर्धारित करती थी। और इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाएं निजी क्षेत्र में सक्रिय होती है, यानी कि स्वतंत्र या बाजार अर्थव्यवस्था में जो भी आर्थिक क्रियाएं हैं वो ज़्यादातर निजी क्षेत्र में होती हैं। लेकिन केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में क्या था कि सभी आर्थिक क्रियाएं सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय थी। तीसरा और आखिरी जो अर्थव्यवस्था का प्रकार है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम में ही पता चल रहा है, मिश्रित यानी मिला जुला या घुली मिली अर्थव्यवस्था। क्या है कि ये वो अर्थव्यवस्था है जिसमें आर्थिक क्रियाओं पर बाजार की शक्तियों का नियंत्रण होता है, फिर भी सरकार द्वारा नियमित की जाती है। यानी सीधा सिंपल ये कि आर्थिक क्रियाओं पर बाजार की शक्तियों का तो नियंत्रण होता ही है और उसके साथ साथ सरकार का भी नियंत्रण होता है। इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक निर्णय सामाजिक कल्याण तथा लाभ अधिकतम करने के लिए, दोनों के लिए किया जाता है। इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक निर्णय दोनों चीज़ के लिए की जाती है, सामाजिक कल्याण के लिए भी और लाभ अधिकतम करने के लिए भी। और इस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता का प्रभुत्व होता है, लेकिन सरकार उपभोक्ताओं के पास आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति सुनिश्चित करती है, जैसे उदाहरण के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता अपनी मनपसंद की चीज़ें खरीद सकता है, लेकिन क्या होता है इसमें सरकार भी कुछ नियंत्रण रखती है। सरकार क्या करती है, उन लोगों को उन वस्तुओं की जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं, जो उपभोक्ता नहीं खरीद सकते हैं उन आवश्यक वस्तुओं को, उन लोगों को सरकार उन आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति कराती है जो वो नहीं खरीद
यानी इस अर्थव्यवस्था में जो उपभोक्ता होते हैं उनका प्रभुत्व होता है, यानी वो अपने मनपसंद की चीज़ें खरीद सकते हैं। लेकिन सरकार उन लोगों को आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति कराती है जो लोग उन आवश्यक वस्तुओं को नहीं खरीद सकते। जैसे सरकार क्या करती है, राशन बांटती है, यानी कि सरकार उन आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति कराती है जो लोग उन वस्तुओं को नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, उपभोक्ता का प्रभुत्व नहीं होता है। इसमें क्या है कि सरकार जो बांटेगी उपभोक्ता को वही चीज़ खरीदनी पड़ेगी। जैसे सरकार अगर गेहूं और चावल ही बांट रही है राशन में, तो उसमें उपभोक्ता अपनी मनपसंद की चीज़ नहीं खरीद सकता। उपभोक्ता को बस चावल और गेहूं ही खरीदने पड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता का प्रभुत्व नहीं होता है। संसाधनों पर बाजार तथा सरकार दोनों का नियंत्रण होता है और वस्तु की कीमत बाजार द्वारा निर्धारित की जाती है, लेकिन आवश्यक वस्तुओं की कीमत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। यानी कि संसाधनों पर भी सरकार और बाजार दोनों का नियंत्रण होता है, लेकिन और तो और वस्तु की कीमत जब निर्धारित की जाती है तो ज़्यादातर वस्तु की कीमत तो बाजार द्वारा निर्धारित हो जाती है, लेकिन कुछ वस्तुएं होती हैं जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं उनको सरकार ही निर्धारित करती है उन वस्तुओं की कीमत। और आर्थिक क्रियाओं पर निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों सक्रिय होते हैं। और लास्ट में है कि आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं वो निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में सक्रिय होती है। यानी आर्थिक क्रियाएं निजी क्षेत्र में भी होती है और सार्वजनिक क्षेत्र में भी होती है।